Hello students, let's discuss the structure of DNA. तो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है that is the nucleotides. अब nucleotides जो थे that is the micromolecules. Now we are discussing the macromolecules और जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके जो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स that is the monomer and by the process of polymerization they leads to the formation of nucleic acid कौन से DNA and RNA. तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ DNA है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो DNA the structure of DNA was explained by the Watson and Crick and they are awarded with the Nobel Prize for this discovery of this structure. के लिए उनको जो था वो नोबेल प्राइज भी मिला था. तो क्या बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक, क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो है डीएनए का साथ साथ में हम ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे. ये एक डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स which is formed of two chains. जो है वो किस चीज का बना हो डबल हेलिक्स? इट कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स. इसके बीच में दो चेन्स हैं. ओके, एंड दीज चेन्स दे आर द एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री. कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, ये बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कि ये क्या बोलता है कि जो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो दो चेन्स का बना हुआ है और वो दो चेन जो है हाउ दे आर अरेंज्ड कि दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड कंप्लीमेंट्री. मैं अब इस पॉइंट को जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ विद डायग्राम के साथ. हम डीएनए का एक डायग्राम जो है वो यहाँ पर बनाते हैं कि किस प्रकार से जो दो चेन हैं डीएनए की हाउ दे आर लाइन पैरेलल टू ईच अदर. वो किस प्रकार से एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. आप इस प्रकार से इसको बना करके जो है लाइनों को चाहे आप मिटा दो. तो दीज आर द टू चेन्स ऑफ डीएनए. हमने बोला कि दे आर द एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इफ वन चेन इज रनिंग इन द 5:3 डायरेक्शन, जो दूसरी होगी दैट इज द ऑपोजिट टू इट. ये 5:3 डायरेक्शन. अब मैं इस पॉइंट को जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 5:3 और 3:5 जो है ये क्या है. जब हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर स्टडी किया तो न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस चीज से बने हुए हैं. शुगर, डीऑक्सीराइबोस. अगर हम डीएनए के बीच में पढ़ना है इसके साथ जो है वो क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन बेस. ओके, एंड वन पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द फास्फोरस. तो यहाँ पर CH2OH, OH में जो है यहाँ फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनता है. तो इस प्रकार से था एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का हम लोगों ने बनाया. अब जैसे कि हमने बोला कि इट इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स व्हिच आर एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखेंगे. थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए. थर्ड पॉइंट कि जो चेन जो है, ये जो हेलिक्स की जो चेन्स हैं, अगर हम प्रत्येक चेन की बात करते हैं, ईच चेन की बात करते हैं, that the backbone of the chain is formed by the sugar and phosphorus. मतलब क्या हुआ इस चीज का? इसका मतलब हुआ कि ये जो चेन है हमारी, इसके बीच में शुगर और फास्फोरस के मॉलिक्यूल हैं. शुगर एंड फास्फोरस, शुगर एंड फास्फोरस, शुगर एंड फास्फोरस, शुगर एंड फास्फोरस, शुगर फास्फोरस.
इस प्रकार से ये चेन जो है वो बनी हुई है। Each that the backbone of this chain is formed by the sugar and phosphorus. तो आप ये देखेंगे कि this is the molecule of sugar, this is the molecule of phosphorus, and this is the nitrogen. अब इसके साथ this is the third end of this chain, यहाँ पर भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, this is the third end and this is the 5 end. 5 end के साथ जो है वो क्या लगा है, फास्फोरस का मॉलिक्यूल। अब दूसरा सुगर का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर जुड़ना है, यहाँ पर किस चीज को और जुड़ना है, क्योंकि ये सुगर और फास्फोरस की ही बनी हुई चेन तो है, तो यहाँ पर हम एक और मॉलिक्यूल सुगर का मॉलिक्यूल इस प्रकार से बनाएंगे, और इसका जो थर्ड एंड है, थर्ड एंड के साथ जो है वो बॉन्ड बनेगा ये OH, और यहाँ पर भी OH है, ये इसका फर्स्ट एंड के साथ हमेशा नाइट्रोजन बेस होता है, एंड दिस इज द CH2, इधर होगा OH। ओके, अब यहाँ पर -H2O, एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल जाएगा और इनके बीच में एस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाएगा इस प्रकार। तो आप देखेंगे कि ये जो बैकबोन है, ये पूरी चेन दैट इज फॉर्म्ड बाय द सुगर एंड फास्फोरस, और इसके बीच में जो बात आई अब नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजन बेस दे आर हैंग्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द चेन। नाइट्रोजन बेस जो है वो इसके सेंटर जो है, हेलिक्स का जो सेंटर है उसकी तरफ को होते हैं नाइट्रोजन बेस। ओके, एडेनिन ग्वानिन कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं A G C, क्योंकि नाइट्रोजन बेस जो है वो हमेशा सुगर के साथ ही पाए जाते हैं। ओके, तो अब ये तो हो गई एक चेन। अब इस तरफ को इसका थर्ड एंड आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड, और इस तरफ को इसका क्या आ रहा है, 5 कार्बन इस तरफ को आ रहा है, तो दैट इज द 5 एंड ऑफ द चेन। अब आप इन एंड को समझ गए होंगे। अब बात आती है एंटी पैरेलल की। अगर एक चेन इस प्रकार से मूव कर रही है तो दूसरी चेन इसके ऑपोजिट लाइक दिस, तो ये इसका थर्ड एंड। ओके, एंड ये यहाँ पर CH2OH, O मैं सीधा फास्फोरस ही यहाँ पर बनाऊंगा, सीधा फास्फोरस के साथ सीधा एस्टर बॉन्ड, और फास्फोरस जो है वो फिर नेक्स्ट जो हमारी सुगर मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये इसी प्रकार से बॉन्डिंग जो है वो अब CH2OH, OH यहाँ पर O मॉलिक्यूल फास्फोरस, और ये फिर से नेक्स्ट सुगर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन बेस, अब मैं यहाँ नाइट्रोजन बेस को मिलाकर अगर यहाँ पर एडेनिन लिखता हूँ, A मतलब एडेनिन, तो A हमेशा जैसे हमने पढ़ा इसके साथ बाइंड आउट करता है T के साथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ G तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा C, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बीच में बनते हैं। तो इस प्रकार से अब आप देखिए ये वाला एंड जो है वो 3 एंड, और ये वाला एंड जो है वो यहाँ पर 5 कार्बन एटम आ रहा है, तो दिस इज द 5 एंड। तो इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं अगर इस तरफ को 3 एंड है तो इस तरफ को दूसरी चेन का 5 एंड है, सो दे आर द एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये इसका मतलब दिस इज द ये इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ सुगर एंड phosphorus molecule which is leads to the formation of a backbone of the chain। उसके बाद अब बात आती है the helix, अच्छा बेस पेयरिंग की। बेस पेयरिंग हमेशा ही एडेनिन जो है वो मतलब प्यूरिन जो है वो प्राइमिडीन के साथ बाइंड करती है और वाइस वर्सा, और प्यूरिन प्राइमिडीन जो है वो प्यूरिन के साथ। तो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड जो है वो थायमिन के साथ बनाएगी और वाइस वर्सा। ओके, एंड ग्वानिन जो है वो हमेशा ही साइटोसिन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर A है तो अगर A सुगर इसके साथ मॉलिक्यूल जुड़ना है तो यहाँ पर T, ये G है, ये जुड़ेगा C का, ये C है तो ये जुड़ेगा G के साथ, A है T के साथ। इस प्रकार से जो है वो इसके बीच में बॉन्डिंग होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ईच हेलिक्स, जैसे कि मैंने बोला कि हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक हेलिक्स, ये अगली हेलिक्स, तो वन हेलिक्स इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स जो है वो
34 एंगस्ट्रॉम की होती है एंड वन हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ, एक हेलिक्स के बीच में 10 नाइट्रोजन 10 बेस पेयर होते हैं. वन हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ 10 बेस पेयर. ओके, 10 बेस पेयर होते हैं. इट मींस दैट द डिस्टेंस इन बिटवीन ईच बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. 3.4 एंगस्ट्रॉम. ये जो बेस पेयर होते हैं, ये बेस पेयर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम. नाउ द डायमीटर ऑफ दिस डीएनए इज, डायमीटर की बात करते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम. 20 एंगस्ट्रॉम का जो है वो इसका डायमीटर होता है. ओके. नो, ये जो हेलिक्स होती है, अब बॉन्डिंग भी समझ गए किस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग होती है. ये जो हेलिक्स होती है, इट इज द राइट हैंडेड. दिस हेलिक्स इज राइट हैंडेड. मतलब क्या कि इसके बीच में जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल इस प्रकार से मुड़ती है, तो जो मुड़ती है ये हमेशा ही राइट हैंड की तरफ से मुड़ेगी. किस तरफ से? राइट हैंड की तरफ से ही जो है इसके बीच में इस प्रकार से मुड़ती है. तो दिस इज द राइट हैंडेड हेलिक्स. एंड दिस डीएनए, इस प्रकार का जो डीएनए होता है, इसको हम लोग बीडीएनए बोलते हैं. कौन सा बोलते हैं इसको? बीडीएनए. ओके. एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइप जो डीएनए होते हैं वो बीडीएनए भी होते हैं, बट देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ these nitrogen base they are present in a per helix, whether this is a right hander or left hander. कुछ एक डीएनए लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो आप बाद में पढ़ेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ये इसका डायग्राम. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दूसरा न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द आरएनए के बारे में. तो आरएनए जो है वो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं. आरएनए, दे आर द लीनियर मॉलिक्यूल एंड दे कंसिस्ट ऑफ, आरएनए के बीच में वैसे ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस थाइमिन दे हैव द यूरेसिल. मतलब वहां पर जैसे एडेनिन होगा, डीएनए के बीच में ATGC इस प्रकार से होते हैं, लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए के बीच में, और ये लीनियर मॉलिक्यूल हैं, डीएनए की तरह डबल हेलिक्स नहीं है. एंड दे हैव द एडेनिन AUGC. मतलब तीन चीजें जो है वो कॉमन है डीएनए और आरएनए के बीच में, लेकिन यहाँ पर यूरेसिल है और इसके बीच में जो है वो थाइमिन होता है. तो और ये लीनियर आरएनए जो है हमारे तीन तरह के आरएनए हैं. हम हायर क्लास में इसको पढ़ेंगे. आप यहाँ पर mRNA, इसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं. tRNA ट्रांसफर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए. तो देयर आर द थ्री टाइप ऑफ आरएनए. तो इतना ही, लेकिन आपने एक टॉपिक और कंप्लीट करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए. Now let's discuss the next टॉपिक. बच्चों अब अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं, नेक्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल, दैट इज द पॉलीसैकेराइड. हम लोगों ने माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पढ़ा? मोनोसैकेराइड्स पढ़ा, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ा. अब जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर ऑफ द लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल. हमने डेफिनेशन बताई है कि व्हाट आर द माइक्रो मॉलिक्यूल एंड व्हाट आर द मैक्रो मॉलिक्यूल. नो, दीज आर द लार्ज साइज्ड ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 6 मोनोमर. क्योंकि एक से लेकर के 6 मोनोमर अगर होते हैं तो हम उनको ओलिगोसैकेराइड के बीच में रखते हैं. ओके. और जब ये जो 6 से ज्यादा मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो हम उनको जो है वो क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स जो है वो उनको टर्म दी जाएगी. ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर ऑफ द टू टाइप्स. दे आर ऑफ टू टाइप.
homopolysaccharides, homopolysaccharide and heteropolysaccharide। दो तरह के पॉलीसेक्राइड जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम? जैसे कि होमोपोलीसेक्राइड, इट मींस दे आर फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल बनेंगे, बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे सिमिलर टाइप के, इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल बार बार जुड़ करके जो हैं वो क्या बनाएंगे, वो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे वो एक ही तरह की पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये मॉलिक्यूल जब ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बीच में होगी तो एक ही तरह का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है यही बार बार रिपीट होता जाएगा और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बनाएगा। उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड के बीच में डिफरेंट मॉलिक्यूल और इवन जो मॉलिक्यूल होगा वो जरूरी नहीं हो वो कार्बोहाइड्रेट ही हो, वो कुछ और हो सकता है। हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो देयर आर द सम एग्जांपल इन योर बुक्स। जो हम लोग पहले होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी की बुक में जो ग्लाइकोजन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन, स्टार्च and cellulose. These are the polymer of glucose. इन सब के बीच में ही पोलीमराइजेशन होती है किसकी? ग्लूकोज की। लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है बॉन्डिंग का। इसका बॉन्डिंग का फर्क होता है जिसके कारण जो है वो दे बिकम द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स, ये एनिमल के बीच में पाया जाता है। ओके, हम लोगों के बीच में जो ग्लूकोज जब हम लोग खाते हैं, जो स्टार्च वगैरह या कुछ ऐसी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं तो वो लीवर में जाकर के जो ग्लूकोज डाइजेशन से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर वो जब दोबारा से लीवर में पहुंचता है जाकर के तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो एनिमल के बीच में ग्लाइकोजन उसी प्रकार से दो रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट इज स्टार्च, दिस इज प्रेजेंट इन द प्लांट। ये प्लांट में पाया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड सेलुलोज इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट। ये प्लांट की जो सेल वॉल होती है, जो फाइबर होते हैं, वो कॉटन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा का सारा जो है वो सेलुलोज से ही बना होता है। तो लेट्स डिस्कस ग्लाइकोजन को हम लोग सबसे पहले जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये किस चीज का बना होता है। तो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको आना चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सिक्स कार्बन एटम इसके बीच में होते हैं। इस प्रकार से बना लो आप। दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। अब मैंने जब बोला कि ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल, जो इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही आपस में जुड़ करके जो ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी, अब आप देखिए दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल होता है इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो नंबर जो है वो कितने, 6 से ज्यादा मोनोमर इसके बीच में होने चाहिए। बहुत ज्यादा इस प्रकार से जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। एंड अल्फा 1,4 बॉन्ड, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का,
उसका जो फोर्थ कार्बन एटम है दूसरे मॉलिक्यूल का, वो आपस में जो है यहाँ पर जो बॉन्डिंग इनके बीच में बनती है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोसिडिक मॉलिक्यूल, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी प्रकार से ये हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल, और इस प्रकार से जो फिर मॉलिक्यूल बनता है इसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ये जो ग्लाइकोजन जो है ये ब्रांच्ड भी होता है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल मान लो, दूसरी चेन है कोई ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की, वो इसके साथ जुड़ी होगी तो वो कहां पर जुड़ेगी आकर? जैसे कि ये मान लो इधर से जो है वो और चेन आ रही है, सिमिलर चेन इसी प्रकार की इस तरफ से आ रही है, तो वो इसका जो 6th कार्बन है, किसी भी मॉलिक्यूल का ग्लूकोज का 6 कार्बन एटम है, और जो फर्स्ट नंबर के ऊपर OH लगा हुआ है, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ से एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा बीच में? ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जो 6th पोजीशन है, 6th कार्बन है उसका, और जो फर्स्ट कार्बन है दूसरे ग्लूकोज का, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है। तो इस प्रकार से जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो स्ट्रेट चेन होंगी, लेकिन ये चेन है ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी जो है वो स्ट्रेट चेन है। ये मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ स्ट्रेट चेन जो है वो इसके बीच में पाई जाती है। नाउ तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हम बात करते हैं अब स्टार्च की, वैसे ज्यादा इसके आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो स्टार्च होता है दैट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज फॉर्म्ड ऑफ 2 चेन। इसके बीच में भी 2 चेन ही जो है वो होती है। कौन कौन सी? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो हम लोग स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का पढ़ा वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा कि जो अमाइलोज चेन होगी इट इज स्मॉलर, ये चेन जो होगी इसके बीच में स्मॉल होगी, एंड जो अमाइलोपेक्टिन जो चेन होगी इट इज ऑफ द लार्ज चेन, लार्ज एंड ब्रांच, लार्ज एंड ब्रांच। अगर मैं ऐसे लाइन के बीच में स्ट्रक्चर बनाता हूं, मान लो ये ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, ये यहाँ पर जी लिख लेता हूँ, ये ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, तो ये अमाइलोस हम लोगों ने स्मॉल चेन यहाँ पर बनाई अमाइलोस की। और जो अमाइलोपेक्टिन होगी ये मान लो यहाँ पर आकर के 6th कार्बन के साथ जुड़ रही है आकर के, तो ये चेन ये भी ग्लूकोज की ही बनी हुई है, मगर ये ब्रांच होगी। ये चेन क्या होगी? ब्रांच होगी। इसके जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ और जो चेन जो है वो लगी है। इस प्रकार ये अमाइलोपेक्टिन और ये अमाइलो, ये हुआ हमारा स्टार्च का मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का वही रहेगा ना, जहां जहां मैंने जी लिखा है वहां पर आप क्या अज्यूम करके चलिए कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ओके, और जो बॉन्डिंग होगी हर एक के बीच में, जैसे हमने बॉन्डिंग बनाई वो वैसे ही बॉन्डिंग अल्फा 1,4 बॉन्डिंग जो है वो इसके बीच में पाई जाएगी। और बड़ी जो सेल्यूलोज होता है उसके बीच में क्या होता है? जो सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल होता है भाई ये भी जो है वो वेरी लार्ज साइज्ड ऑफ द मॉलिक्यूल। सेल्यूलोज सिर्फ फर्क इतना होता है कि यहाँ जो बॉन्डिंग होती है वो बीटा 1,4 बॉन्डिंग होती है। मतलब फर्स्ट कार्बन, ये ग्लूकोज का मॉल 1 2 3 4 CH2OH, ये 6th कार्बन। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो OH OH H। अब इसके बीच में जो क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है वो जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा वो उस प्रकार से बॉन्डिंग इसके बीच में नहीं होती है। इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इस प्रकार से बॉन्ड बनता है O। ये आप देखें होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही इसको भी हम लोग
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बोलते हैं, लेकिन इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे बीटा 1,4 बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? बीटा 1,4 बॉन्डिंग, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपने क्या लिखना है साथ में? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये इसके बीच में जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि सेलुलोज की बॉन्डिंग के बीच में और स्टार्च और ग्लाइकोजन की बॉन्डिंग के बीच में। अदरवाइज है तो ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल रिपीट होंगे हजारों लाखों टाइम जो है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज। इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक में, कि जैसे कि इंसुलिन होता है, दैट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो इस प्रकार से जो तीन जो पॉलीमर हैं, पॉलीसेकेराइड हैं, वो आपके सिलेबस के बीच में है, तो आप लोग इनको जरूर करना। और उसके बाद बारी आती है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, किसी की हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो आप लोगों ने इसका हेटेरोपॉलीसेकेराइड का कोई स्ट्रक्चर वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपने जानना है। जैसे होमोपॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा कि वो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल जो हैं वो हजारों बार जो हैं वो रिपीट होते हैं, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। मगर यहाँ पर क्या होगा कि जो डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूल जो सेकेराइड के साथ, जो शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ कुछ और मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर जाएंगे और फिर वो जो है वो रिपीट करेंगे नंबर ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि काइटिन, आप लोगों ने द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट, काइटिन कहाँ पाई जाती है? हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इंसेक्ट बाहर से बड़े टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, बाहर से जब हम उनको जो है वो टच करते हैं तो वो काइटिन के बने होते हैं, एंड दिस काइटिन इज फॉर्म्ड ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल आप पढ़ेंगे, जैसे कि जो modified, these are the modified monosaccharide molecules, जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, और इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसके बीच में क्या होगा कि जो प्रोटीन होंगे, प्रोटीन प्लस शुगर, प्रोटीन जो है वो शुगर के साथ जुड़ जाएंगे, एंड दैट अगेन रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम, उसको जो है वो पॉलीमराइज होकर के जो है वो दूसरे बड़े मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे, जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और इसके एग्जांपल पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। So these are the example of heteropolysacharide। एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एग्जांपल आपके सिलेबस में है, तो ये एग्जांपल आप हेटेरोपॉलीसेकेराइड के जो है वो जरूर याद करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द DNA and heteropolysacharide।